हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जिसमें बेटा हम लोग आज इस पार्ट 1 में पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम के बारे में यानी कि लघुत्तम समापवर्तक के बारे में। क्लियर? लेकिन इस एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में हम लोगों को फैक्टर्स और मल्टीपल्स इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अभी तक फैक्टर्स और मल्टीपल्स नहीं सीखे हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले फैक्टर्स और मल्टीपल्स वाली वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाइए आप उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि गुणनखंड, गुणज, ये सारी चीज़ें यानी कि फैक्टर और मल्टीपल, इन दोनों चीज़ों का यूज़ इस एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में होने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छी तरीके से समझना है, बहुत ही डीपली समझना है, आप चाहते हैं कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आपको हमारी वो वीडियो देखनी होगी। तो जल्दी से जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल पे वो दोनों के दोनों पार्ट्स, गुणनखंड और गुणज वाली वीडियोस के पड़े हुए हैं। आप जाकर उन दोनों पार्ट्स को पहले पूरा देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना कुछ देर किए हुए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम के बारे में। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, मतलब ये जो लासा है ये होता क्या है। सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए बच्चों, लघु का मतलब हो गया छोटे से छोटा, लघु मतलब छोटा, दीर्घ यानी कि बड़ा, या महत्तम उसका मतलब हो गया बड़ा। लघु का मतलब हो गया बेटा छोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी कुछ डेफिनेशन लिखें तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो, उसे हम उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं यानी कि एलसीएम कहते हैं। नहीं आई समझ में बात? मैंने क्या कहा कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उस संख्या का लासा कहते हैं यानी कि एलसीएम कहते हैं। अब देखिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लिया बेटा यहां पे मैंने 3 संख्याएं ले ली, जैसे कि 6, 8 और ले लिया 12। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसका हमें लासा निकालना है। 6, 8 और 12 का हमको लासा पता करना है। और हमने क्या किया, यहाँ पे 2-4 संख्याएं और लिख ली, जैसे कि 12, 18, 24, 48, 56। ठीक है, इस तरह से बेटा हमने कुछ संख्याएं यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जरा सोच के देखो क्या लिखा है डेफिनेशन कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इनमें से वो छोटी से छोटी संख्या छांट लो जिसमें अगर हम तीनों का डिवाइड करें तो तीनों का ही डिवाइड हो जाए। देखो, अगर हम 6 का 12 में डिवाइड करते हैं डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 8 का 12 में डिवाइड करते हैं नहीं होगा, रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो इसका मतलब बेटा 12 तो एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। अगर हम 6 का 18 में डिवाइड करें हो जाएगा, लेकिन 8 का अगर 18 में डिवाइड करें बिल्कुल नहीं होगा, रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बचेगा। तो इसका मतलब ये भी एलसीएम नहीं हुआ। अब बारी आती है 24 की, तो 6 का जब इसमें 24 में डिवाइड करेंगे
हो जाएगा, 4 टाइम्स कट जाएगा। 8 का अगर 24 में डिवाइड किया जाए 3 टाइम्स हो जाएगा, 8 3 जा 24 होता है। 12 का अगर हम 24 में डिवाइड करें तो 12 2 जा 24। इसका मतलब ये हुआ कि 6, 8 और 12 इन तीनों का जब हमने डिवाइड किया तो ये डिवाइड हो गया इसमें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगर 6 का डिवाइड 48 में करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। 6 8 जा 48 होता है तो कट गया 8 टाइम्स। 8 का डिवाइड जब इसमें करोगे तो 8 6 जा 48, खत्म हो गया ये भी। 12 का डिवाइड किया हमने 48 में तो 12 4 जा 48 होता है, तो ये भी कट गया 12 से। इसका मतलब ये भी एलसीएम हो सकता है। लेकिन बेटा एक बात हमेशा ये याद रखो, मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, छोटी से छोटी संख्या। क्या लिखा है मैंने, छोटी से छोटी संख्या। अगर ये एलसीएम हो नहीं सकता, ये एलसीएम हो नहीं सकता, ठीक है, तो अब ये दो संख्याएं जो बची हैं, इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है बताओ। 24 में और 48 में छोटा कौन सा है, आप बताओगे सर जी 24 छोटा है, 24 छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बात समझ में आ गई अब कि यहां पे हमने कुछ संख्याएं लिखी थी, अब इन संख्याओं में से हमने वो छोटी से छोटी संख्या पकड़ ली जिसमें अगर हम इन तीनों का डिवाइड करें तो तीनों का ही डिवाइड हो जाए। हालांकि देखो 48 भी एलसीएम हो सकता है, 48 एलसीएम हो सकता है, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो डेफिनेशन में बेटा क्या कहा गया, छोटी से छोटी संख्या के बारे में, इसलिए 48 से छोटी 24 रहेगी तो 24 हो जाएगी उसकी एलसीएम। बात समझ में आ गई। अब आपको समझ में आ गया एलसीएम आखिरकार होता क्या है। अब इसके बाद में बेटा हम लोग बात करेंगे कि एलसीएम निकालने की कुछ मेथड भी तो होते होंगे, एलसीएम निकालने के कुछ मेथड भी तो होते होंगे। चलो देख लेते हैं उनके मेथड क्या क्या हैं और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है, अगर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि लासा ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, ठीक है। अब उन 3 विधियों के नाम क्या क्या हैं, किन किन विधियों से लासा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा देखो पहली विधि क्या दिखाई दे रही है आपको, गुणज विधि, मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीपल मेथड। दूसरी है भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड, और तीसरी है गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, 3 विधियां हैं और इन तीनों विधियों में हम क्या करेंगे, आज एक एक करके इन सारी विधियों के बारे में, इन सारे मेथड्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम लोग जानते हैं गुणज विधि के बारे में, यानी कि मल्टीपल मेथड के बारे में। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, मैं जितना जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ, इन सारी चीज़ों के आप नोट्स जरूर बनाते रहो साथ साथ, ठीक है। जब भी मैं आपको यहाँ पढ़ाया करूँ आप पेपर पेन लेके हमेशा बैठा करो साथ में। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँ उन एक एक चीज़ को आप लोग नोट करते रहो, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके सामने वो प्रत्यक्ष रूप में, लिखित रूप में अगर होगा ना आपके सामने, तो उससे क्या होगा, अगर मान लिया कि कभी भी आप भाग विधि भूल गए, एलसीएम निकालने के लिए अगर आप डिवीजन मेथड बाई चांस भूल जाते हो, तो उससे पता है क्या होगा, आपके सामने वो सामने लिखा हुआ रखा होगा, तो आप उसमें देख सकते हो कि हाँ सर ने हमको भाग विधि इस तरह से समझाई थी। अगर आप गुणनखंड विधि भूल जाते हो तो आपके सामने होगा वो लिखा हुआ, आप उसमें पलट के देख सकते हो कि हाँ सर ने हमको गुणनखंड विधि इस तरह से बताई थी, तो ये सवाल इस तरह से बन सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना भी जो कुछ भी मैं आपको अगर पढ़ाया करूं ना, उन सारी चीज़ों के आप एक एक करके नोट्स जरूर बनाते रहा करो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो तुरंत इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो, जिससे कि ये सारी चीज़ें, ये सारे कंसेप्ट उनके भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं इस तरह की नई नई वीडियोस, नए नए कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर पहुँचेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला मेथड। और पहले मेथड के लिए हम लोग जानेंगे कि पहले मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी गुणज विधि से। बच्चों अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे पहली विधि यानी कि गुणज विधि। मान लिया बेटा हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 6, 12 तथा 15 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से बेटा एक क्वेश्चन है। मैं इसी क्वेश्चन को आपको तीनों विधियों से करके दिखा दूंगा,
पहले हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल मेथड यानी कि गुणज विधि के बारे में, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंड विधि के बारे में। और यही क्वेश्चन हम लोग तीनों विधियों से, तीनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ गुणज विधि के बारे में देखेंगे। इससे पहले बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि गुणज कहते किसको है, मल्टीपल कहते किसको है, इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। जो मैंने गुणनखंड और गुणज वाला चैप्टर बनाया था उसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं वीडियो के। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप जाइए उन वीडियोस को देखिए, वहाँ पर आपको गुणनखंड और गुणज इन सब चीज़ों के बारे में एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि गुणज किसको कहा जाता है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से बताने लगूंगा तो शायद हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, है ना। हालांकि मैं एक एक चीज़ आपको इसमें भी समझाऊंगा, लेकिन वो सारी चीज़ें गुणज वाला जो चैप्टर ही एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और वो पूरा एक चैप्टर ही मैंने पढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन में आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए, समझने के लिए, या एक चैप्टर में आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी सीखने और समझने के लिए। ऑब्वियसली चैप्टर में आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी सीखने और समझने के लिए, तो क्यों ना आप पहले चैप्टर को देख ले, उसके बाद में तब इस सवाल को समझें, है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पहले आप इसको देख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद में फिर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम 6 के गुणज लिख लेते हैं। गुणज का मतलब कल मैंने बताया था कि किसी भी संख्या के जब गुणज लिखने होते हैं तो उसका पहाड़ा लिख दो, बस उसकी टेबल लिख दिया करो, वही गुणज हो जाते हैं। जैसे अगर 6 के गुणज के बारे में बात करें तो 6 के गुणज हो जाएंगे बेटा 6 का पूरा टेबल। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 36, 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 6 10 जा 60। ओके, इसको और भी आगे ले जा सकते हैं, 66 आ जाएगा, 72 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब इसके बाद में 12 के गुणज लिख लो, यानी 12 के मल्टीपल्स लिख लो। 12 के मल्टीपल्स लिखोगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, ठीक है, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120 एंड सो ऑन। 15 के गुणज लिखोगे जब, तो 15 के गुणज लिखने के लिए 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, 15 धाई 150। ये और भी आगे चल सकता है, 15 15 जोड़ देंगे तो और बड़ा बन जाएगा इसका डेफिनेशन, ठीक है, सॉरी इसका टेबल बड़ा बन जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जब हम 6 की टेबल को, 12 की टेबल को और 15 की टेबल को थोड़ा गौर से देखना, एकदम कंसंट्रेट होके देखना, ठीक है। आपको देखो क्या नजर आएगा इसमें देखो बेटा, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि अगर हम 6 के टेबल को देखें, 12 के टेबल को देखें और 15 के टेबल को देखें, तो सबसे पहले नंबर इसमें कौन सा मिलेगा, तीनों की टेबल में ही आना चाहिए वो नंबर। जैसे यहाँ 6 है, क्या इन दोनों टेबल में 6 आ रहा है? नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो 12 है, इसमें तो 12 है लेकिन इसमें 12 नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला एलसीएम भी नहीं हो सकता, ये वाला भी एलसीएम नहीं हो सकता। 18 को देखो, 18 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ना ही इसमें, तो इसका मतलब 18 भी एलसीएम नहीं हो सकता। 24 की बात करें, 24 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 24 भी एलसीएम नहीं हो सकता। 30 की बात करते हैं तो 30 यहाँ पे है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। मिलना तीनों में ही चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 में मिल गया 1 में नहीं मिला तो एलसीएम हो जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब 30 भी एलसीएम नहीं होगा। यहां देखते हैं 36 को, 36 इसमें तो है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 36 भी इसका एलसीएम नहीं होगा। 42 को देखो, यहां 42 है, यहां पे है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा एलसीएम। 48 को देख लो, यहां पे 48 दिया है, यहां पे भी 48 दिया है लेकिन इसमें 48 नहीं है, तो 48 भी एलसीएम नहीं हो सकता। 54 को देखो, यहाँ 54 दिया है लेकिन इसमें नहीं है और ना ही इसमें है, तो ये भी नहीं एलसीएम होगा। 60 को देखो, यहाँ 60 दिया है, यहाँ पे 60 दिया है और यहाँ पे भी 60 दिया, अरे वाह ये तो मिल गया, ये देखो ये मिल गया, पहली बार में ही मिल गए, ठीक है, ये तीनों नंबर एक ही बार में मिल गए, तो इसका मतलब बेटा लासा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा 60, है ना, लासा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
और पता है मुझे सबसे सरल विधि यही लगती है लासा निकालने की, क्योंकि अगर आपको टेबल रटी हुई है, अगर आपको टेबल वास्तव में भी बहुत भयंकर तरीके से याद है, तो पता है आप चुटकियों में एलसीएम निकाल सकते हो, चुटकियों में, बिल्कुल देर नहीं लगने वाली आपको बस थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना होगा और यहाँ पे ये पता करना होगा, दिमाग के अंदर एक इमेज बनानी होगी कि अगर हम तीनों की टेबल रीड करें तो कौन सा नंबर हमको मिलेगा जो कि कॉमन होगा दोनों में। ठीक है, कॉमन होगा दोनों तीनों टेबल्स में, 6 वाली में भी, 12 वाली में भी और 15 वाली में भी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आप लोग नोटबुक पे भी लिखना और कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर दे देना। मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा 3, 4 और 5 का लासा ज्ञात कीजिए। 3, 4 और 5 का लासा ज्ञात करो। ठीक है बेटा, ये आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर देना, नोटबुक पे पहले आप सॉल्व करके देखना, उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना। तो बेटा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गुणज विधि से लासा कैसे ज्ञात किया जाता है। कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं की टेबल लिख दो, उनके पहाड़े लिख दो। फिर उन पहाड़ों में ये देखो कि सबसे पहली बार में कौन सी संख्या ऐसी होगी जो कि तीनों में कॉमन मिलेगी। ठीक है, तो जो संख्या पहली बार में ही कॉमन मिल जाएगी वही किसका हो जाएगी, लासा हो जाएगी इसका। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग गुणज विधि तो सीख गए, अब गुणज विधि के बाद में अब हम लोग बढ़ेंगे आगे भाग विधि की ओर, और अब हम लोग भाग विधि को भी देख लेते हैं कि भाग विधि से इन तीनों संख्याओं का लासा कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भाग विधि के बारे में, यानी कि डिवीजन मेथड के बारे में। तो बच्चों मैंने वही वाला क्वेश्चन दोबारा से नोट किया है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले वाली विधि हम लोगों ने अभी हल की थी, यानी कि 6, 12 और 15 का जो लासा निकाला था वो किस विधि से निकाला था, गुणज विधि से, यानी कि मल्टीपल मेथड से निकाला था। तो आंसर क्या निकला था उसका, 60 निकल के आया था, यानी 60 निकल के आया था। अब जरा इसमें भी देख लेते हैं कि अगर हम डिवीजन मेथड से इनका लासा निकालें तो क्या इनका लासा भी 60 ही निकल के आएगा या कुछ और निकल के आएगा। हाँ चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि में ये जो संख्याएं हमको दी जाती हैं जिनका हमको लासा पता करना होता है, इन संख्याओं को एक ही लाइन में पहले लिख लेते हैं। जैसे यहां मैं डाल दे रहा हूं सॉल्यूशन 6, 12 और 15, इनको मैंने क्या किया, एक ही लाइन में लिख लिया। अब मैं इनको बारी बारी से भाग दूंगा। ठीक है, यहां देखो ये इवन नंबर आ रहा है, मतलब सम संख्या आ रही है, तो सम संख्या किससे कटती है, शुरुआत किससे होती है, 2 से। सम संख्या किससे कटती है, 2 से कटती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से इसमें पहले भाग देंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। तो 2 का डिवाइड किया 6 में तो कितना हुआ, 2 3 जा 6। 2 का डिवाइड जब 12 में कर दोगे तो 2 6 जा 12। अब 2 का डिवाइड अगर 15 में करना चाहेंगे तो बेटा कटेगा ही नहीं है, क्योंकि 2 का डिवाइड केवल इवन नंबर में होता है, बस ऑड नंबर में कभी नहीं होता। और जो 15 है ना, ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, इसीलिए 2 का डिवाइड 15 में हो नहीं पाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे एक नंबर फिर से आ गया ये इवन, तो क्या करेंगे, दोबारा से हम 2 का ही डिवाइड कर देंगे। अब 2 का डिवाइड ऑड में करेंगे तो होगा ही नहीं, तो 3 का 3 नोट कर लेंगे। 2 का डिवाइड 6 में किया तो कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। और 2 का डिवाइड अगर 15 में करोगे तो होगा नहीं, तो 15 का 15 ही नोट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये 3 आ रहा है, छोटे से छोटा नंबर 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15। अब क्या होगा बेटा, 5 से डिवाइड कर लो तो 1 का तो 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, और 5 का 5 में डिवाइड किया तो 1 आ गया। नीचे जैसे ही 1 आ जाता है वैसे ही वहीं पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं इसको। और जो ये नंबर निकल के आए हैं ना, ये वाले नंबर, ये नंबर जो निकल के आए, इनको हम कहते हैं फैक्टर्स, मतलब गुणनखंड कहते हैं इनको। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स निकल के आए हैं इनको हम क्या करेंगे, आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 × 3 × 5। अब इन सभी का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो देखते हैं कितना निकलता है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो आंसर कितना आया बेटा, इसका भी 60 ही आया। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था मल्टीपल मेथड से, यानी कि गुणज विधि से, उसका भी आंसर कितना निकला था, 60 निकला था, यानी कि 60 निकला था। तो ये लासा निकल के आ गया, मतलब आपका एलसीएम निकल के आ गया 60। अब आप लोग एक काम करना, मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं इससे पहले आपको करने के लिए दे चुका हूँ, एग्जाम्पल 2 मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ।
यहाँ पे आपको निकालना है इसका 26, 52 और 108, ठीक है। इसका आपको लासा पता करना है, इसका भी आपको लासा ज्ञात करना है। किस विधि से? डिवीजन मेथड से, यानी कि भाग विधि से ही करना है। ओके, तो भाग विधि आपको समझ में आ गई। भाग विधि से कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, कि जो भी हमें संख्या दी जाती है पहले उसको एक लाइन में लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उनमें भाग दिया जाता है, यानी कि उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या का, और जो आगे नंबर्स निकल के आते हैं उनका सभी का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है। तो बेटा इस तरह से हम लोग भाग विधि से लासा ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं, हमारी जो अगली विधि थी उसका नाम क्या था? गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बारे में भी अब हम लोग जान लेते हैं कि उसके द्वारा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, किन्हीं संख्याओं का लासा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे गुणनखंड विधि के बारे में, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में, ठीक है। एक बार हमने फिर से वही वाले क्वेश्चन को ले लिया है, ये चेक करने के लिए कि हम लोगों ने जब मल्टीपल मेथड से इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाला था तो 60 निकला था, मतलब 60 निकल के आया था। फिर इन्हीं तीनों नंबर्स का हमने जब एलसीएम निकाला डिवीजन मेथड से, मतलब भाग विधि से, तब भी कितना निकल के आया? 60 ही निकल के आया। तो अब जरा एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्या गुणनखंड विधि से भी इन संख्याओं का जो लासा है यानी एलसीएम है वो 60 निकलेगा या कुछ और निकलेगा, है ना। तो चलिए बेटा देख लेते हैं इसको भी कि गुणनखंड विधि से अगर हम लासा निकालते हैं तो क्या वो भी सेम निकलता है भाग विधि और गुणज विधि के जैसा। देखो ये कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, 6 को, 12 को और 15 को इस तरह से लिख लिया। अब इसके हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे। तो जैसे कि बेटा हमने यहाँ पे 6 को लिख रखा है 2 गुणा 3, 12 को हमने लिख रखा है 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 को हमने लिख दिया है यहाँ पे 3 गुणा 5। अब हमको क्या करना है, हमको बेटा यहाँ पे ये करना है कि इन तीनों गुणनखंडों में ऐसा नंबर देखो जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब एक जैसा हो, सेम हो। तो आप लोग देखोगे जब, तो देखने पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है। 3 संख्याएं थी और तीनों संख्याओं के गुणनखंड में हमको ये चीज़ कॉमन लग रही है कि नहीं लग रही। तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ कॉमन मिली है ना उसको हम एक बार नोट कर लेंगे। कितनी बार? एक बार। चलो भाई ये तो हो गया कि जो चीज़ कॉमन मिली उसको हमने एक बार नोट कर लिया। तो जो चीज़ अगर कॉमन नहीं मिल रही तो क्या उसको छोड़ दिया जाए? नहीं। उसको छोड़ने के लिए हम लोग जब एचसीएफ पढ़ेंगे ना, मासा पढ़ेंगे, महत्तम समापवर्तक, तब उसमें हम लोग देखेंगे कि जो चीज़ कॉमन नहीं मिलती है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो हम लोग लासा निकालते हैं, लासा में हम लोग छोड़ते नहीं हैं। लासा में जो चीज़ कॉमन नहीं मिलती है उसको छोड़ा नहीं जाता बल्कि उसको लिखा जाता है। लेकिन लिखा कैसे जाएगा वो देखो। यहाँ पे 2 कितनी बार आया? एक बार। यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो जो हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट वो कितनी बार है? 2 बार। तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट वाले अंक बचते हैं उनको पहले लिखा जाता है, ठीक है, उनको लिख लेते हैं, और जो लोएस्ट वाला होता है उसको छोड़ देते हैं। पढ़ तो रहे हैं लोएस्ट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ रहे हैं, यानी कि लासा के बारे में पढ़ रहे हैं, छोटे से छोटे के बारे में, कम से कम के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग जब यहाँ गुणनखंड विधि से लासा को निकालते हैं, एलसीएम को फाइंड करते हैं, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। जैसा उसका नाम है काम वैसा नहीं होगा। इसका नाम कैसा था? इसका लघुत्तम, यानी छोटे से छोटा, कम से कम। लेकिन यहाँ पे काम जो है ना इसका वो थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। यहाँ कम से कम 1 बार 2, यहाँ पे यहाँ 2 बार 2 आए हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बार 2 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, 2 बार 2 लिखेंगे, है ना। अच्छा अब और बचा क्या, यहाँ पे 5 बच गया। तो मैंने यहाँ पे 5 को एज इट इज़ नोट कर लिया, क्योंकि 5 के जैसा और कुछ है ही नहीं यहाँ पे नंबर। आप जैसे मान लो कि 5 1 बार यहाँ पे है, और कहीं अगर ऊपर 2 बार या 3 बार और आ जाता तो हम वो 2 बार या 3 बार वाला 5 यहाँ पे नोट करते, इस 1 वाले 5 को हम छोड़ देते, है ना। अब इसका बेटा मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60। इसका भी एलसीएम बेटा कितना आ गया, 60 आ गया, यानी कि 60 आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा कि गुणनखंड विधि से भी जब हम इस संख्याओं का, इन संख्याओं का लासा ज्ञात करेंगे
तो उसका लासा भी बेटा कितना निकल के आएगा, 60 ही निकल के आएगा। क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि अब हमने एक एग्जाम्पल से तीनों विधियों से हल करके देख लिया। अब एक काम करते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि हमको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि गुणनखंड विधि से आखिरकार एलसीएम निकाला कैसे जाता है ना। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब यहाँ पे एक अलग तरीके का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें हम लोगों ने अभी 4 संख्याएं ली हैं। ठीक है, संख्याएं कुछ इस तरह से हैं कि 16, 24, 36 और 54 का लासा ज्ञात करो। 16, 24, 36 एंड 54, इनका हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो बेटा एलसीएम फाइंड करने के लिए अच्छा विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि है, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में वही 16 के अलग फैक्टर लिखोगे, 24 के फैक्टर अलग लिखोगे, 36 के फैक्टर अलग लिखोगे और 54 के अलग फैक्टर लिखोगे। अच्छा, अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि सर ने पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट फैक्टर लिख कैसे दिए, डायरेक्ट फैक्टर कैसे लिख दिए। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे मान लिया कि हमें 16 के फैक्टर लिखने हैं, किसके, 16 के फैक्टर लिखने हैं हमको। तो क्या करेंगे बेटा, 16 के फैक्टर निकालो, 2 का डिवाइड करोगे कितनी बार हो गया, 8 बार। 2 का डिवाइड किया तो 4 बार, 2 का डिवाइड किया 2 बार, 2 का डिवाइड कर दोगे 1 बार। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ऐसे ही जब 24 है तो 24 के जब फैक्टर करोगे बेटा तो कितने निकलेंगे, 2 से भाग दिया 12 बार कटा, 2 से भाग दिया 6 बार, 2 से भाग दिया 3 बार और 3 से भाग दे देंगे तो 1 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। अब 36 आ रहा है यहाँ पे, तो 36 के भी हम लोग फैक्टर करके देख लेते हैं। 36 के जब फैक्टर करोगे तो देखो कैसे कटेगा, ये 2 से कटा 18 टाइम्स, 2 से कटा 9 टाइम्स, 3 से कटा 3 टाइम्स एंड 3 से कटा दोबारा से 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए निकल के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसके बाद ये रह गया 54। अब 54 के भी हम लोग फैक्टर करके देख लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। तो ये आ गया बेटा आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। अब देखो इसमें कि कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया कॉमन। कॉमन हो गया तो इसको 1 बार लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन इसमें 2 है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 को ही देख लो कहाँ पे ज़्यादा बार आया है। ये देखो 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है। तो मैंने अभी क्या बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि जहाँ पर ज़्यादा बार आ जाता है उसको लिख लेते हैं, कम वाले को छोड़ देते हैं। तो ज़्यादा बार कितना है, 3 बार, तो 3 बार ये 2 हम यहाँ ऐसा का ऐसा ही नोट कर लेंगे। अब बारी आती है 3 की, तो देखो बेटा 3 इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ऊपर तो है ही नहीं। अब अगर ऊपर वाले में मिल नहीं रहा मतलब कॉमन है ही नहीं है, तो ये देखो कि 3 सबसे ज़्यादा कहाँ आया है, वो इस वाले में आया, इस वाली लाइन में। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन सभी का जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, चलो करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108, 108 2 जा 216 और 216 2 जा 432। तो बेटा आपका जो लासा आया है, जो आपका ये आंसर आया है वो कितना आया है, 432 आया है। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात कि हम किसी भी संख्या का गुणनखंड विधि से जब लासा ज्ञात करेंगे, जब उसका हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम बेटा कुछ इस तरह से निकल के आएगा उसका। ठीक है, क्लियर आ गई बात। अब देखो बेटा, आज मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी संख्याओं का, किन्हीं संख्याओं का जब हम लोग लासा ज्ञात करते हैं तो उनका लासा निकालने के लिए हमारे पास में 3 विधियां होती हैं। एक होता है मल्टीपल मेथड यानी कि गुणज विधि, दूसरी होती है भाग विधि यानी कि डिवीज़न मेथड, और तीसरी होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का मतलब क्या हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा।
क्लियर। तो इस वीडियो में बेटा आज के लिए इतना ही। हम लोग दूसरी वीडियो जब लेके आएंगे तो उस वीडियो में हम लोग इस एलसीएम के कुछ और भी मेथड्स देखेंगे, या ये कहें कि कुछ और भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उसमें जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। तो जैसे कि मान लिया किसी संख्या के ऊपर अगर घात लगी हुई है, तो इस तरह से घात वाली हमको 4-5 संख्याएं दे दी जाएंगी और हमसे कहा जाएगा कि इन घात वाली संख्याओं का लासा ज्ञात करो, इनका लासा कितना होगा। तो उनका लासा ज्ञात करने के लिए हमारे पास में बेटा अलग से मेथड रहेंगे, ठीक है, कुछ अलग से तरीके रहेंगे। तो बेटा अगर आपको वो सारे मेथड समझने हैं, वो सारे मेथड जानने हैं, एक एक पॉइंट आपको अगर अपना क्लियर करना है, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं अगर वो आपको क्लियर करने हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं इस तरह के कुछ नए कंसेप्ट और नए तरीके लेके आऊँगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँचेगा। और हाँ, एक बात और, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, इनके आप नोट्स बनाते रहो। और अगर आपको ओरिजिनल नोट्स इस वीडियो से संबंधित चाहिए, ओरिजिनल नोट्स अगर आपको चाहिए इसके, जो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, वो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जाइए उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो से संबंधित सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।